about the A means tropical, B means dry, C mesothermal means subtropical, D means cold temperate means microthermal. तो हम लोगों ने और ई मेजर टाइप्स पढ़े। अब इनके भी टाइप होते हैं, ए के सब डिवीजन पढ़ लिया, बी का सब डिवीजन पढ़ लिया, सी का भी सब डिवीजन पढ़ लिया। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा डी का डिवीजन। डी मीन्स माइक्रोथर्मल, दूसरा नाम क्या बताया था? कोल्ड टेम्परेट, टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक और इसका नाम बताया था, पोल के पास होते हैं सब पोलर। इतने नाम हो गए, यानी निम्न तापमानी, शीत शीतोष्ण, ये नाम बड़ा इसका प्रचलित है। उपध्रुवीय, ये सब है। अब इन्हें दो में बांटा है, एक वो जहां साल भर नमी रहे, यानी कि नम या मॉइस्ट हवाएं पहुंचती रहती हैं, तो एक वो जहां पर नम या मॉइस्ट हवाएं सर्दियों में बहुत सूखी हो जाती हैं और उनकी वायु नीचे बैठने लगती है। तो इसे भी अगर हम लोग डी कह रहे हैं, तो डी बट गया किस में? डी एफ और डी डब्ल्यू में। तो ये भी उच्च अक्षांशीय जलवायु के बिल्कुल निकट है, यदि ध्रुवों के निकट है, सब पोलर है। कब होता है डी? जब एवरेज टेम्परेचर, एवरेज मीन टेम्परेचर किसके बीच होंगे? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होंगे, ये हो गए, तब इसे हम डी कहते हैं। डी में अगर साल भर नमी रहती है तो डी एफ, यानी इन्हें कहते हैं कोल्ड टेम्परेट अब नमी रहेगी तो साल भर फॉरेस्ट रहेंगे, फॉरेस्ट क्लाइमेट। एक तो प्रकार हुआ जिसे डीएफ कह रहे हैं, तो डीडब्ल्यू क्या है? यही कोल्ड टेम्परेट ड्राई विंटर। तो अब वर्षा कब होगी? गर्मियों में। वेट समर, क्लाइमेट। यानी इनको अगर हम लोग हिंदी में कहना चाहें तो दो प्रकार हो गए, शीत शीतोष्ण, वन प्रकार की जलवायु। और दूसरा हो गया वही शीत शीतोष्ण, लेकिन शुष्क शीत एवं आर्द्र ग्रीष्म प्रकार की जलवायु। ये स्थितियां इसकी हुई। तो कोल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड कोल्ड टेम्परेट ड्राई विंटर वेट समर क्लाइमेट, ये बना। तो डी एफ और डी डब्ल्यू।
अब ये कहाँ होते हैं, कौन जल्दी ठंडा ज्यादा होता है, जल्दी गर्म होता है, वो लैंड होती है। इसीलिए वहां स्मॉल डब्ल्यू वाली क्लाइमेट मिलती है, ए में भी मिली, सी में भी मिली, तो अब हमें डी में भी मिल रही है। तो ये अंदर होगी महाद्वीप के, लेकिन तट पर होगी, जो तट पर होगी वो आपके अब पछुआ पवनों के द्वारा उपद्रवीय क्षेत्रों में जहां साल भर नमी बनी रहती है, उनको हम शीत शीतोष्ण प्रकार की जलवायु कहते हैं। लिख लें, पछुआ पवनों के द्वारा उपध्रुवीय, शीत शीतोष्ण को उपध्रुवीय भी कहते हैं, उपध्रुवीय क्षेत्र साल भर नम बने रहते हैं। नम बने रहते हैं, और जब नम बने रहेंगे तो उनमें बन पाए जाएंगे। इसलिए इनकी जलवायु शीत शीतोष्ण प्रकार, शीत शीतोष्ण वन प्रकार की जलवायु कही जाती है। जलवायु कही जाती है। सबपोलर बेल्ट which remains wet, गीली रहती है, आर्द्र रहती है थ्रू आउट द ईयर, called cold temperate forest type of climate because of presence of forest। और फॉरेस्ट अगर है तो इसका मतलब नमी है। सिंपल ये बात हो गई। तो ये अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका का जो हम लोगों ने मैप देखा था, तो नॉर्थ अमेरिका पर ये पढ़े थे, तो ये 10 डिग्री वाला है, तो यही वार्म करंट इधर भी जाती है, तो यहाँ टेम्परेचर 0 के नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन अब ये 0 के नीचे नहीं जा पाता, और ये टेम्परेचर जो लाइन होती है वो ऐसे आ जाती है इधर। ये 0 डिग्री सेल्सियस, यानी इधर तो टेम्परेचर 0 के नीचे रहता है, यानी ये सभी ET और EF में चले जाएंगे। लेकिन ये जो बेल्ट बच गई 10 और इसके बीच, यहां ये सभी D हैं। लेकिन जब यही पछुआ पवने यहां पहुंच रही है, यहां भी पहुंचती है, तो इन्होंने यहां पर C में F बना दिया था, तो ये यहां पर D में F बना देते हैं, D में F बना देते हैं। अब इनकी बारिश यहाँ तट पर हो गई, लेकिन अब ये जो D का जो सभी इलाका होगा वो DW हो जाएगा, और ये जो गर्म धाराएं यहाँ पहुंची और मिक्सिंग हुई इन तटों के पास, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, ये वार्म वाटर पहुंचता है, इधर से कोल्ड वाटर आते रहते हैं, लेब्राडोर करंट वगैरह, ये यहाँ फॉग और फ्रंट्स बनते हैं।
तो कुछ छुटपुट वर्षा उधर भी होती है। लेकिन सिंपल कंसेप्ट के लिए अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल पोल के निकट पहुंच गया डीएफ, और ये अत्यंत पोलर क्लाइमेट ईटी के बिल्कुल निकट है, इसीलिए सब पोलर क्लाइमेट है। ये भी हमें उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती है, दक्षिणी गोलार्ध में इसके क्षेत्र नहीं है। यह जलवायु प्रकार उत्तरी गोलार्ध में ही मिलता है, और डी पूरा उत्तरी गोलार्ध में ही है, चाहे डीएफ हो चाहे डीडब्ल्यू हो, गोलार्ध में ही मिलता है। दिस टाइप मतलब cold temperate forest type climate is present only in northern hemisphere, उत्तरी गोलार्ध में ही मिलता है। तो अब जब ये बात आ गई, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में ये एब्सेंट है। अब इससे पूर्व की ओर डीएफ से डीडब्ल्यू पाया जाता है। तो अब लिख लें कौन सा क्लाइमेट, डीडब्ल्यू। तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया, अंदाजा लगा लिया कि ये सबपोलर बेल्ट में पछुआ पवनों के कारण है, शीतोष्ण वर्षावन की जलवायु। एक प्रकार पढ़ लिया। तो दूसरा प्रकार, तो अब हमें एक तो क्षेत्र इसका कनाडा हो गया था, किसका, डीडब्ल्यू का, और डीडब्ल्यू का ही सॉरी डीएफ का, और डीएफ का दूसरा क्षेत्र हमें यूरोप में दिख जाएगा, तटवर्ती क्षेत्रों पर। तो अब डीडब्ल्यू, तो डीडब्ल्यू मीन्स कोल्ड टेम्परेट ड्राई विंटर wet summer climate is found eastward to the forest climate, क्योंकि पछुआ पवनें पश्चिम में वर्षा ज्यादा करती हैं और पूरब में वर्षा कम करती। ट्रेड विंड पूरब में ज्यादा वर्षा करती हैं और पश्चिम में कम। वही सीधा कंसेप्ट जो हम लोगों ने वार्म डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट के साथ। इसीलिए यही पछुआ पवनों के कारण पूरब की ओर वर्षा घटती जाती है, तो पूरब में हमें कोल्ड डेजर्ट मिलते हैं, और जबकि व्यापारिक पवनों के कारण पश्चिम में वर्षा घटती जाती है, तो हमें वार्म डेजर्ट पश्चिम में मिलते हैं। तो कोल्ड टेम्परेट ड्राई विंटर वेट समर क्लाइमेट इज फाउंड ईस्टवर्ड टू द forest climate, means cold temperate forest climate. शुष्क शीत आर्द्र ग्रीष्म वाली शीतोष्ण जलवायु, इतना लंबा नाम डराने के लिए, अगर समझा नहीं है तो डर जाएगा। शीतोष्ण जलवायु वन प्रकार की जलवायु से पूर्व की ओर मिलती है। ये हो गया। तो अब ये
डी का। अब बात आती है ई टाइप ऑफ क्लाइमेट। ई टाइप ऑफ क्लाइमेट को हमने आपको बताया टैगा और टुंड्रा प्रकार की जलवायु या ध्रुवीय क्षेत्रों की जलवायु। ये ई टाइप ऑफ क्लाइमेट मीन्स द क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन। इसको हम लोग मेजर टाइप में डिस्कस कर चुके हैं मुख्य प्रकारों में, और इसको हम लोगों ने दो प्रकारों में बांटा है। कौन कौन? ईटी और ईएफ। जो साल भर जमे रहते हैं वो ईएफ, और जो एक महीने के लिए पिघलते हैं वो ईटी। तो जहां पिघलते हैं वहां हमें टैगा फॉरेस्ट मिलते हैं, इसीलिए ये टैगा टाइप की है। और जो हमेशा जमे रहते हैं वो टुंड्रा टाइप के हैं। ये है। तो उत्तरी गोलार्ध में टुंड्रा के अंतर्गत कम इलाके हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में एंटार्कटिका टुंड्रा प्रकार की जलवायु का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रकार की जलवायु अधिक है। टैगा प्रकार की जलवायु कनाडा का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड का दक्षिणी भाग, रूस का उत्तरी तटवर्ती क्षेत्र जो आर्कटिक महासागर के किनारे है, क्षेत्रों में मिलती है। टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट is found the northern part of Canada, northern then Greenland, ये बड़े इलाके हैं। then northern coast of Russia, एक्सेट्रा, ये सब में हमें मिलती है। उसके बाद सागर आ जाता है उत्तर में, तो फिर हमें ज्यादा बड़े विशाल क्षेत्र टुंड्रा प्रकार के, यानी टुंड्रा प्रकार के सीमित क्षेत्र हमें ग्रीनलैंड और इन सब पर मिलते हैं। कनाडा के जो उत्तर में द्वीप है उन सब पर मिलते हैं। लेकिन टुंड्रा प्रकार के सीमित क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों सीमित क्षेत्र है, यहाँ लिमिटेड है? क्योंकि स्थल होना चाहिए, तो स्थल तो है नहीं, क्योंकि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का
अधिकांश भाग आर्कटिक महासागर द्वारा घिरा हुआ है। तो आर्कटिक महासागर हो गया है इसलिए। इससे घिरा हुआ है सीमित क्षेत्र। The limited areas of tundra type of climate are found in northern hemisphere. यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें मिलते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ नॉर्थ पोलर रीजन इज आर्कटिक ओशन। अब ओशन में क्लाइमेट का अध्ययन नहीं होता, क्लाइमेट का अध्ययन लैंड पर करते हैं। आर्कटिक ओशन, तो हमें टुंड्रा का बड़ा सबसे विशाल क्षेत्र एंटार्कटिका मिलता है। लिख लें एंटार्कटिका। एंटार्कटिका कहाँ है? दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। एंटार्कटिक टुंड्रा जलवायु का सबसे बड़ा क्षेत्र है। The largest area of tundra climate. The habitat of the penguin. इसी को हम पेंगुइन का अधिवास भी कहते हैं। पेंगुइन हैबिटाट, यही है पेंगुइन का घर। और एंटार्कटिका महाद्वीप पेंगुइन पक्षी का घर है। फ्लाइटलेस बर्ड, ये उड़ नहीं पाती है। बाकी सब बातें आपको पता है। अब बचती है एच प्रकार की यानी पर्वतीय जलवायु, जिसकी मुख्य विशेषता है कि यह क्षेत्र अपनी ऊंचाई के कारण अपने आसपास के क्षेत्रों से अधिक ठंडे होते हैं। तो पर्वतों में यूरोप में जहां से शुरू हुआ आल्प्स पर्वत, तो पर्वतीय प्रकार की जलवायु में जो मुख्य जलवायु जो फेमस है वो है अल्पाइन प्रकार की जलवायु। लिखते हैं एच टाइप ऑफ क्लाइमेट पर्वतीय प्रकार की जलवायु। तो पर्वतीय प्रकार की जलवायु हम आपको समझा चुके हैं कि इसकी मुख्य विशेषता होती है कि आसपास के क्षेत्रों से इसका तापमान कम होता है। और इसमें जो मुख्य प्रकार है वो है आपका अल्पाइन प्रकार। लिख लें। तो अगर कोई पूछे अल्पाइन प्रकार क्या है, तो जो अल्पाइन प्रकार की जो जलवायु है, अल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट यानी आल्प्स पर्वतों जैसी जलवायु।
अल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये अल्पाइन प्रकार की जलवायु। तो ये पर्वतीय प्रकार का मुख्य उदाहरण है। तो जैसे हमारा जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, जो कि उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और जे&के में बटा हुआ है। जैसे पश्चिमी हिमालय की जलवायु, तो पश्चिमी हिमालय पर जो अधिकांश जलवायु है वो अल्पाइन प्रकार की है। पश्चिमी हिमालय की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न हिमालय, और वैसे आल्प्स पर्वत की जलवायु है ये। इतना यहाँ आपको याद रखना है। तो आप लोगों को एक हिरण की प्रजाति कश्मीर में मिलती है, जो कहा जाता है कि वह वहां के भोजपत्र यानी बर्च को खाता रहता है। क्या नाम है इसका? कस्तूरी मस्क डियर। मस्क डियर, द हैबिटेट ऑफ मस्क डियर इज अल्पाइन क्लाइमेट। ये ऐसे लिख सकते हैं, अल्पाइन क्लाइमेट is the habitat of musk deer. कस्तूरी मृग ठंड में रहता है। का प्राकृतिक अधिवास यानी प्राकृतिक घर अल्पाइन प्रकार की जलवायु है। अल्पाइन प्रकार की जलवायु है। ये तो इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सब पर हम लोगों को देखना है, जो कि पीसीएस के लिए जरूरी है। अब इन सब में जैसे हम लोग पढ़ लिए अलग अलग प्रकार की जलवायु और उनका कोई खास जीव जंतु ऐसे बात आ जाती है। तो इनमें अगर हम लोग कहें जिसकी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय जलवायु पढ़ी और उष्णकटिबंधीय जलवायु में उसकी बात की। तो लिख ले, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। इससे कि हम लोगों का सुमिलित करने वाला क्वेश्चन हो जाए। जलवायु का प्रकार, और मुख्य कोई जीव जंतु, और वहां का स्पेशल कोई विशेष स्पेशल लाइफ, जो भी वहां का जो है कोई खास जीव जंतु, विशेष जीव, इन सबसे कभी सुमिलित करने का क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हम लोगों ने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़े थे, तो वहां वनस्पतियों की हमें कई लेयर यानी कि स्टोरी दिखाई दी थी। तो मल्टी स्टोरी वेजिटेशन कहा गया था। तो उसमें अगर हम लोग पहला क्लाइमेट पढ़े तो कौन सा था? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में गर्मी भी ज्यादा है और वर्षा भी है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जलवायु, ये
अगर है तो अब यहाँ हमें क्या ज्यादा मिलते हैं, मल्टी स्टोरीड वेजिटेशन। बहुमंजिली या बहुस्तरीय वनस्पतियां, ये है सिस्टम। दूसरा हम लोगों ने सवाना प्रकार की जलवायु पढ़ा था। सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, सवाना क्लाइमेट। तो सवाना क्लाइमेट में जो हम लोगों को दिखा, तो देखा था घास थी ये, और लेकिन यहाँ पर हमें शाकाहारी जंतु और शिकारी, शेर, तेंदुए, तो इन्हें जूलॉजिकल गार्डन कहा जाता है। जैसे लगता है कोई प्राणी उद्यान हो, जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं। तो जो सवाना जलवायु होती है, उन्हें प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहते हैं। ये है। अब बात आती है इसके बाद मानसूनी जलवायु। और मानसूनी जलवायु में किसी क्षेत्र में वर्षा कम तो किसी में ज्यादा, तो मानसून क्लाइमेट। तो यहाँ बहुत तरह की वनस्पतियां और जीव जंतु होते हैं। तो मानसून क्लाइमेट के कारण वहां क्या मिलता है, हमें मेगा बायोडायवर्सिटी मिलती है। मेगा बायोडायवर्सिटी मिलती है। तो मानसून जलवायु में विविधता बहुत होती है, इसलिए जैव विविधता पाई जाती है। और हम लोग जानते हैं 17 ऐसे देश हैं दुनिया में जिनमें जैव विविधता है। उसमें से एक देश भारत भी है, और भारत के पास जमीन का तो केवल 2.4% है दुनिया का, लेकिन जैव विविधता का 7 से 8% है। इसलिए जैव विविधता बहुल क्षेत्र कहा जाता है। जैव विविधता बहुल क्षेत्र, ये हो गया। तो ये तो 3 हम लोगों ने ट्रॉपिकल में पढ़ लिए थे। चौथा हम लोग पढ़े थे तो वो था स्टेपिक प्रकार की जलवायु, बी में। स्टेपिस क्लाइमेट, स्टेपिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये शुष्क क्षेत्रों में होता है। तो तय हो गया स्टेपिस क्लाइमेट कहाँ की होगी, स्टेपी घास मैदानों की होगी। और स्टेपी घास के मैदान सेंट्रल एशिया में मुख्यतया इनके नाम है। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स, अफ्रीका में इन्हें वेल्ड, अर्जेंटीना में पंपास, इन नामों से जाना जाता है। तो स्टेपी प्रकार की जलवायु। तो यहाँ क्या मिलेंगे, स्टेपिस ग्रास लैंड मिलती है। ये खास बातें हो गई। डेजर्ट, मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, ये भी बी में ही आते हैं। कोल्ड डेजर्ट, वार्म डेजर्ट, डेजर्ट क्लाइमेट। तो जो डेजर्ट क्लाइमेट होते हैं वहां हमें जीरोफाइट्स मिलते हैं। कौन से पौधे मिलते हैं, जीरोफाइट्स। मरुस्थलीय जलवायु, तो मरुस्थलीय जलवायु में हमें मरुद्भिद मिलेंगे, जिनकी पत्तियों पर क्यूटिकल होगी, जड़ विकसित होगी, मरुद्भिद पादप मिलते हैं। मरुस्थलीय जलवायु। अब इसके बाद हम लोग पहुंच गए चीन प्रकार की जलवायु।
या पूर्वी तट की उपोष्ण वर्षावन की जलवायु, तो इसी को 3 प्रकार की जलवायु के नाम से भी जानते हैं। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो यहाँ मुलायम पत्ती वाले और जिसपे रेशम कीट पालन हो सके, तो यहाँ जो वेजिटेशन होता है वो रेशम कीट पालन के लिए अच्छा होता है। रेशम कीट पालन की जलवायु, तो क्लाइमेट ऑफ सेरिकल्चर, ये हो गया। अब मान लो अगर ये अमेरिका के यूएसए के पश्चिमी तट पर है पछुआ हवाओं के द्वारा उपोष्ण कटिबंधीय वर्षावन की जलवायु, तो इसे कहते हैं कौन सी क्लाइमेट? वेस्टर्न अमेरिकन कोस्ट क्लाइमेट, अमेरिका के पश्चिमी तट की जलवायु। तो यहां हमें सबसे लंबे ऊंचे वृक्ष मिलते हैं सिकोया प्लांट, देख ले। तो यहाँ कौन सा यहाँ का वृक्ष फेमस है? सिकोया प्लांट। सिकोया वृक्षों की जलवायु, तो अब ये जो पीसीएस में जो वन लाइनर आते हैं हर टॉपिक पर, इन्हें भी पढ़ते जाइए। और मेंस में अभी कभी कुछ आ जाए लिखने के लिए 150-150 शब्द किस तट पर कहा, तो वो भी आपके जलवायु प्रकार, और जलवायु प्रकार तापमान और आर्द्रता और वनस्पति के आधार पर होता है। तो अब ये यहाँ आ गए। अब बात आ जाती है कि जो शीतोष्ण उपोष्ण में कैसे होते हैं, शीत शुष्क और उष्ण, यानी आर्द्र ग्रीष्म ऋतु वाले, उनको हम महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में रखते हैं। और महाद्वीपीय प्रकार हमें ट्रॉपिकल में भी मिलता है, सवाना भी। तो इनके लिए कोई खास वनस्पति वगैरह फेमस नहीं है। आगे भूमध्य सागरीय जलवायु, ये बहुत फेमस है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय प्रकार की जो जलवायु है। तो यहाँ पर जो आपको वनस्पतियां मिलती हैं वो वनस्पतियां कैसी हैं? अभी आपको बताया था, स्क्लेरोफाइट्स हैं, जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु को भी बर्दाश्त कर लेती है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। और यहाँ की वनस्पतियों को विविध नामों से जाना जाता है। विविध नामों से जाना जाता है, जैसे मार्क्विस
लिख लें। Mediterranean vegetations are known with different name region to region तो अलग अलग क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र यूरोप और अफ्रीका के बीच है, तो वहां इनका नाम क्या है? मार्क्विस। इन्हें मार्क्विस कह देते हैं। इस तरीके के इनके कई नाम हैं इंटरेस्टिंग, जो दुनिया भर में जाने जाते हैं। अब बात आती है भूमध्य सागरीय के बाद अगर हम लोग और ऊपर बढ़ जाएंगे तो अब पर्वतीय प्रकार की जलवायु की जो मुख्य वनस्पति है वो है अल्पाइन। तो माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट खास खास जो आपसे पूछे जाते हैं, माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट तो पर्वतीय प्रकार की जलवायु में अल्पाइन सबसे फेमस है। अल्पाइन वेजिटेशन ये हो गया। और अगर हम चले जाएं तो पोलर क्षेत्रों में तो पोलर बियर की जलवायु जो वहां के मुख्य चीजें हैं। तो पोलर ध्रुवीय क्षेत्रों में तो पोलर रीजन्स में अगर जो क्लाइमेट है या पोलर क्लाइमेट्स हैं, उत्तर में ध्रुवीय भालू पोलर बियर और दक्षिण में पेंगुइन एंटार्कटिका। तो पोलर बियर कहां की विशेषता हो गई? आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी क्षेत्र। और अगर हम पेंगुइन की बात करें तो पेंगुइन हो गया आर्कटिक का उल्टा यानी दक्षिणी एंटार्कटिक रीजन यहां की है। तो ये खास चीजें जो इनका सिम्टम्स हैं, तो किसी जगह की जलवायु वहां के तापमान, आर्द्रता और वनस्पतियों द्वारा निर्धारित होती है। तो ये हम लोगों के सब कंक्लूजन्स हो गए, जितना पढ़ा डिटेल में उन सबको रिवाइज कर लिया। किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किस किस के द्वारा? नंबर 1 तापमान, नंबर 2 आर्द्रता, 3 वनस्पतियां। निर्धारण ये करते हैं, 3 चीजें करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस is determined
why temperature humidity and vegetation। अब जैसा तापमान होगा और आर्द्रता होगी वैसी ही वेजिटेशन, यानी जो वेजिटेशन है ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का मिला जुला रूप है। इसलिए वनस्पति प्रकार ही जलवायु के प्रकार का मुख्य निर्धारक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन तीनों में से कौन, दे दिया जाए उपरोक्त सभी, तब तो आप उपरोक्त सभी टिक कर देंगे। फिर जिद कर ले कि नहीं कोई एक, तो फिर कोई एक में जो आपको करना पड़ेगा वो होगा वनस्पति प्रकार। लिख लें, वनस्पतियां तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करती है। वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन, देखा होगा कौन सी फसल उगाते हैं, कितनी सिंचाई देते हैं, सब अलग अलग, फसलें भी तो वेजिटेशन है। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इस पर डिपेंड करती है। इसलिए वनस्पतियां ही जलवायु का मुख्य निर्धारण करता है। 10 वेजिटेशन is chief determinant of the climate। इसलिए वनस्पतियां ही जलवायु का मुख्य निर्धारक है। ये बात किसने कही? तो ये सारी बात जो सारांश है वो जर्मन जलवायु वैज्ञानिक कोपेन ने कहा था। वैज्ञानिक कोपेन द्वारा अपनाया गया। इसीलिए वनस्पतियों पर आधारित पहला जलवायु वर्गीकरण कोपेन का है। कोपेन adopted the vegetation as a determinant of climate first। सबसे पहले तो उन्होंने ये इसको अपनाया और बताया। तो अगर इसका ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहां से भी कर लेंगे। इस तरीके से जलवायु और उसके वर्गीकरण के लिए जितनी आपकी वोकैब होनी चाहिए, थोड़ी बहुत एक समझ होनी चाहिए। ऑप्शनल की तरह इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो इतनी मोटी मोटी बातें आपने जलवायु पर पढ़ ली और जिससे कि हम लोगों के क्वेश्चंस हो जाए।
मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं कि किसी जगह की जलवायु कब बदल जाएगी, तो या तो उसके औसत तापमान बदल जाए, वहां वर्षा प्रतिरूप बदल जाए, और तापमान बदलते हैं तो भी वर्षा प्रतिरूप बदलता है, और इन दोनों के बदलने से वनस्पतियां बदलने लगती है। और इस समय जो मुद्दा है वो है जलवायु परिवर्तन का। इसलिए जलवायु का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जलवायु है, लेकिन चेंजेस सब जगह आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये मुद्दा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाले यूनिट में डिस्कस होगा यहाँ नहीं। अब हम लोगों ने कई तरीके की जैसे आपदाएं हैं, साइक्लोन वगैरह है और अर्थक्वेक है, ये इन सब का और डिटेल जब नेचुरल डिजास्टर पढ़ा जाएगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ी जाएगी, वहां पर इन सब की बात होगी। साइक्लोनिक रेनफॉल में हम लोगों ने साइक्लोन दो तरीके के पढ़े, फ्रंटल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि वर्षा कराने में सहायक है। फ्रेंड्स क्या है, एयर मास क्या है, इन सब पर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और जितनी यहाँ पर जरूरी थी उतनी आपसे चर्चा की गई। ठीक, तो जो मूल मुद्दा आता है कि अब जितनी ये चीजें सब हम लोगों ने पढ़ ली है, इनको अप्लाई करते हैं, तो रोटेटरी अर्थ के कारण, घूमती हुई धरती के कारण अगर आप देखें तो कोरियालिस फोर्स डेवलप होता है, और इन कोरियालिस फोर्स के कारण पृथ्वी ग्रह पर प्लेनेटरी विंड्स चलते हैं। प्लेनेटरी विंड्स जमीन पर तो वर्षा प्रतिरूपण में, यानी कि वर्षा के डिस्ट्रीब्यूशन में सहायक होते हैं, जबकि सागर पर महासागरीय धाराओं के परिचालन में सहायक होते हैं। तो जो ग्रही पवने पढ़ी, तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग गौर से फिर देखें और समझें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जलवायु से रिलेटेड है और महासागर से, और हम लोगों की कई चीजों को सिंपल कर देता है। जैसे हम लोगों ने कहा कि ये कोई एक महासागर है, इसको बना ही लिया जाए, आपको और सहज हो जाएगा, फिर आपको सिंपल मेथड भी बताएगी। ये नॉर्थ अमेरिका, इतना हिस्सा हम लोगों ने ले लिया। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहां आ गए तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये यहां सामने अगर जाते हैं तो ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये इधर यूरोप वगैरह, ये इधर ग्रीनलैंड, यहां से ये ब्रिटिश आइसलैंड वगैरह। इन सबको अगर हम यहाँ इससे बांट दें तो ये इक्वेटर है, यहाँ ये कैरिबियन द्वीप है,
तो अब अगर अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट, तो हम लोगों से कहा जाता है कि इधर पृथ्वी के आगे बढ़ने के यानी घूमने के विपरीत दिशा में इक्वेटर पर पानी बहता है, इक्वेटर गर्म होता है, तो ये गर्म जलधारा होगी यहां भी और यहां भी, और ये अर्थ के रोटेशन के ठीक विपरीत। जब यही गर्म जलधारा यहां जाके टकराएगी तटों से, तो इसकी शाखाएं बन जाएंगी ये, फिर ये इसी तट के किनारे किनारे मुड़ती हुई नॉर्थ की ओर जाएगी। यहां पछुआ पवनें चल रही होंगी जो सागर के पानी को घसीटकर इधर ले जाए। अब यहाँ का पानी इन ठंडे क्षेत्रों में पहुंचते पहुंचते कुछ ठंडा हो चुका होगा, तो जब इधर की ओर आएगा तब पता लगेगा, तो ये जो धारा होगी वो कनारी धारा होगी। यानी इस क्षेत्र में ये जो जल का जो प्रवाह है वो ये है। और इसको हम लोग कहते हैं कि अटलांटिक महासागर का ये उत्तरी गोलार्ध है, तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। जैसे घड़ी की सुई चलती है उसके उल्टा ये घूम रहा है। अब अगर हम लोग यहां आ जाए तो यही वार्म करंट इधर घूम जाएगी, और इधर घूमने के बाद यहाँ पश्चिमी तट है, तो ट्रेड विंड के बदौलत ये ठंडी धारा होगी। लेकिन यहाँ पर ये करंट वार्म नहीं रह पाती, यही जो वेस्टर्लीज लेके चल रही है, यहाँ भी वेस्टर्लीज लेके पानी को चलती है, ये भी ड्रिफ्ट करंट कही जाती है, जिसको वेस्टर्लीज यानी पछुआ हवाएं सागर में लेकर चलती है, ड्रिफ्ट करंट डीसी। तो यहाँ जो पछुआ हवाएं लेकर चल रही है ये भी डीसी। तो ये जो डीसी है वो उत्तरी अटलांटिक में है, यानी नॉर्थ अटलांटिक की डीसी है, और ये जो डीसी है वो दक्षिणी अटलांटिक की है, साउथ अटलांटिक। लेकिन एक को हमने ग्रीन कलर से दिखाया, इट मींस ये कोल्ड है। तो इधर की ओर अगर हम देखें तो एंटार्क्टिका की ओर ये जो अटलांटिक महासागर है ये यानी इस ठंडे क्षेत्र की ओर चौड़ा है। लेकिन जब यही अटलांटिक महासागर को हम उत्तर की ओर देखें तो बीच बीच में ये भूमियां आ जाती हैं, और ये उतना ठंडा पानी आर्कटिक क्षेत्र से प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए ये अगर यहाँ वार्म है, गर्म है, तो ये यहाँ भी वार्म यानी गर्म ही बना रहता है। अब ये यहाँ द्वीपों से टकराएगा तो ये गर्म पानी इस इंग्लिश चैनल में पहुंचेगा, तो इसको रेनल करंट कहेंगे, रेनल करंट कहेंगे। ये है, और यहीं से एक जो पानी अगर ऊपर की ओर हम यहाँ बनाना शुरू कर दें, ये कोस्ट है, तो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये इलाके होंगे यूरोप के। तो यही जो वार्म वाटर करंट इधर पहुंच गई, तो यहाँ नॉर्वे देश है, तो इसलिए इसका नाम होगा नॉर्वेजियन करंट। ये नॉर्वेजियन करंट होगा, और यहाँ तली से टकरा के जब ये कुछ पानी इधर आइसलैंड की ओर चल देगा, ये सब क्या है, ये ग्रीनलैंड है, तो ये इधर आइसलैंड है, तो ये जो वाटर गया वार्म, ये तो इसको इरमिंगर करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इरमिंगर करंट कहते हैं। यानी यहाँ ये वाटर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, इधर से भी ठंडा पानी, बहुत ठंडा होता है लैब्राडोर सी का वाटर, तो इधर की ओर आता रहता है, और ये यहाँ वार्म वाटर न्यूफाउंडलैंड के पास दोनों मिलते हैं,
और मछलियों के लिए अनुकूल दशाएं बनती है। ये सब चीजें हम लोगों को जरा समझनी है गौर से। यहाँ अगर हम लोग पहुंच गए तो यहाँ फॉकलैंड आइलैंड है। कौन सा है ये? फॉकलैंड है। तो इधर इसकी ओर से ठंडा जल आता रहता है। तो यहाँ फॉकलैंड के पास भी ग्रीन और रेड मिल रहे हैं, यहाँ भी ये दशाएं होंगी। फिर यहाँ अगर जोड़ दें तो इधर का पानी इधर आया, फिर ऐसे गया, फिर ये गया, ये हो गया। तो यहाँ जो हम लोगों ने देखा कि ये ऐसे गया, तो ये जो प्रवाह था ये क्लॉकवाइज था। घड़ी की सुई ऐसे ही तो चलती है, और जब हम यहाँ आ जाएं तो यहाँ जो प्रवाह है वो घड़ी के सुई के ठीक उल्टा है। तो ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब इनको चला कौन रहा है? अगर हम इन सबको देखें तो इस धारा को चलने के लिए जो धक्का दे रहा है वो इधर से ये चलने वाली ट्रेड विंड्स, और इधर को चलाने के लिए जो धक्का दे रहा है पानी को मोड़ने के लिए वो है पछुआ पवने। ट्रेड विंड और पछुआ पवने दक्षिणी गोलार्ध में अपने किधर घूमती हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और ठीक इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में ये चलती हैं किधर? राइट हैंड साइड। तो ये पछुआ दे रही है इधर धक्का, यहाँ ट्रेड विंड दे रही है धक्का, और ये इधर भी ट्रेड विंड है ये। तो ये वेस्टर्लीज हवाएं दे रही हैं धक्का, और ये हवाएं किसके आधार पर धक्का दे रही हैं? कोरियालिस फोर्स। और कोरियालिस फोर्स किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगर पृथ्वी घूमती है तभी कोरियालिस फोर्स जनरेट होता है। ये चीज हमने आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में समझाई। और कोरियालिस बल पवनों के परिचालन में और महासागरीय धाराओं के परिचालन में भूमिका निभाता है। तो यही कोरियालिस बल दक्षिणी गोलार्ध में धाराओं को एंटी क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में धाराओं को क्लॉकवाइज घूर्णन कराता है। ये है। तो और कोरियालिस फोर्स उत्पन्न किससे होता है? वो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो देखा जाए तो अगर हम क्लाइमेटोलॉजी या यहाँ प्रिंसिपल की बात करें तो कोरियालिस फोर्स की एक बड़ी भूमिका है पृथ्वी सतह पर प्लैनेटरी विंड्स यानी ग्रही पवनों को चलाने में और महासागरीय धाराओं को चलाने में। और महासागरीय धाराएं जलवायु निर्धारित करती हैं। तो कितनी चीजें हम लोगों को लिंक करनी है। जो पढ़ चुके हैं कोरियालिस बल अब कोरियालिस फोर्स से क्या जनरेट होती है? दिशाएं कौन प्रभावित हुआ? ग्रहीय पवनें, प्लैनेटरी विंड्स। और प्लैनेटरी विंड्स के अलावा और कौन प्रभावित हुआ? ओशनिक करेंट, महासागरीय धाराएं, ये प्रभावित हुई। और ये जो पवनें हैं ये भी प्रभावित करती हैं किसको? करेंट्स को।
यहाँ तक कि करंट के प्रवाह दिशा और तापमान दोनों को प्रभावित करती है। अब इन सब चीजों को बहुत सिंपल सा अगर हम लोग समझें तो क्या हुआ कि ये यहाँ पर टेम्परेचर सतह का ज्यादा है, फिर और कम है, पोल की ओर और कम है, इसलिए कोई भी करंट इक्वेटर पर या इक्वेटर से दूर जाएगी तो वो कैसी होगी, गर्म होगी। और जो पोल की ओर से इक्वेटर की ओर आएगी, चाहे ये लेब्राडोर करंट हो या ये कनारी करंट हो, ये सब कैसी होंगी, ठंडी होंगी। और ये धाराएं चलती किसके बदौलत रहती हैं, तो महासागर में धाराओं को चलाने में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो है कोरियालिस बल। और कोरियालिस बल उत्पन्न होने का मूल कारण है पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, घूर्णन। और इसी कोरियालिस बल के कारण चलती हैं कौन सी, ग्रही हमने भी देखा होगा उत्तरी गोलार्ध में फेरल कहते हैं कोरियालिस बल के कारण किधर घूम जाएंगी, राइट हैंड साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड। इन अगर सब बातों को हम लोग अगर अपने दिमाग में रख सकें तो बहुत आसानी से चीजों को समझा जा सकता है या कैच किया जा सकता है, और उससे हमारे मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने जो प्री के क्वेश्चन पढ़े और जाने, महासागरीय धाराओं को हम डिटेल में अलग से लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा कंसेप्ट समझाना जरूरी था कि किसी महासागर के उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों में धाराओं का जो परिसंचरण है, जो घुमाव है, तो उत्तरी भाग में अगर घड़ी के सुई के अनुरूप है, क्लॉकवाइज है, तो दक्षिणी गोलार्ध में उसका उल्टा है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियालिस बल के कारण है। कोरियालिस बल क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों को या धाराओं को अपने दाईं ओर घुमा देता है। जैसे ये नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, तो अगर जिधर करंट का हमने एरो लगाया है आप उधर की ओर मुख कर लें तो ऐसे इधर करंट जा रही है, तो ये हमारा दाहिना हाथ है, तो ये करंट इधर ही घूम गई है, और फिर जब इधर जा रही तो फिर दाईं घूम गई है, फिर दाएं घूम गई है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बार बार बाएं घूमती है। तो महासागरीय धाराएं महासागरीय सतह पर हमें उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज क्यों दिखती हैं, तो सिंपल, इट इज ड्यू टू कोरियालिस फोर्स। और इसी तरह पवने भी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमती है। तो इन सभी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इन सबको देखा जाए और किया जाए तो हमारे कई क्वेश्चंस प्री और मेंस के साथ में होते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ डिस्कस जो होगा वो क्या है कि क्या कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में पवने अथवा पवने एवं समुद्री धाराएं दाईं ओर घूमती हैं, what is the reason
winds and oceanic currents turn right hand side in the northern hemisphere उत्तरी गोलार्ध। सिंपल, इसका आंसर क्या हो गया? तो इट्स आंसर इज व्हाट? कोरियालिस फोर्स। आंसर कोरियोलिस फोर्स। इसका उत्तर है कोरियालिस बल। तो कोरियालिस बल किसी भी चलायमान ऑब्जेक्ट को अपने दाईं ओर घुमाता है उत्तरी गोलार्ध में और बाईं ओर घुमाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब आप लोग ये भी पढ़ते रहते हैं सागर में अगर कहीं पानी कम है तो कहीं पानी ज्यादा है, तो जहां पानी ज्यादा होगा वहां पानी का तल ऊंचा होगा, और सागर में जहां पानी थोड़ा कम होगा वहां पानी का लेवल नीचा होगा, और पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की ओर बहता है, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर जाता है, जिसे धारा कहते हैं। अब सागर में पानी कहाँ कम है और कहाँ ज्यादा है, तो इसके लिए सैलिनिटी जो सागर की होती है कि उसमें नमक की मात्रा कितनी है। तो जहां नमक कम है, सैलिनिटी कम है, इसका मतलब पानी वहां ज्यादा है, और जहां नमक ज्यादा है इट मींस वहां पर पानी कम है। तो जहां पानी ज्यादा होगा वो सी लेवल ऊंचा होगा, और नमक या साल्ट की उपस्थिति को ही सैलिनिटी कहा जाता है। तो जो सैलिनिटी जहां ज्यादा है वहां सी लेवल डाउन है, और जहां सैलिनिटी कम है वहां सी लेवल ऊंचा है। तो अगर इन चीजों को हम देखें तो कुछ लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि सागर की धाराओं को चलाने में तो सैलिनिटी का अंतर और ग्रेडियंट, अंतर जो प्रति मीटर दूरी या प्रति इकाई दूरी पर मेजर करेंगे, उसकी भी भूमिका है। तो यहां तो सीधा कोरियालिस बल कह दिया, आपको आंसर मिल गया। लेकिन कमीशन आपको इस तरीके से सिंपल भाषा में वो आंसर नहीं देगा, वो भटका देगा। क्या भटका देगा? कि महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज परिचालित होती है। इसका कारण है, ये दे दिया, और कारण में उसने लिख दिया, पहला कारण में लवणता प्रवणता सैलिनिटी ग्रेडियंट, और दूसरे में लिख दिया अर्थ रोटेशन, पृथ्वी का घूर्णन, और पृथ्वी अगर ना घूमे तो कोरियालिस फोर्स नहीं होगा। अब उसने दो पास पास दे दिए, अब नहीं समझ में आता है कि किसे हम ले ले और किसे छोड़ दे। तो उसने घूमने का कारण पूछा है। सैलिनिटी ग्रेडियंट घुमाव के लिए उत्तरदायी नहीं होती, दाईं ओर या बाईं ओर घूमने का कारण कोरियालिस बल होता है। ठीक। दूसरी बात जो हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी पर पढ़ी, यहां अगर हम लोग फिर मैप पर पहुंच जाएं, ये व्यापारिक पवनें हैं, ये इस तरह से चल रही हैं, यही ट्रेड विंड्स, ये भी तो है। तो अब ये यहाँ हिंद महासागर से मॉइस्चर लेकर के महाद्वीप के पूर्वी तट पर गिराएंगी, और जबकि ये पश्चिमी भागों में ये लैंड से कहा जा रही है सी की ओर, इसीलिए यहाँ पश्चिमी भाग में हमें क्या मिलेंगे? सूखी दशाएं यानी डेजर्ट। और अगर हम यहां जाएंगे तो इन भागों में हमें क्या मिलेंगे? फॉरेस्ट।
तो एक और ट्रेड विंड्स के बदौलत हमें फॉरेस्ट दिखते हैं, तो दूसरी ओर इन्हीं ट्रेड विंड्स के बदौलत तो जिधर से ट्रेड विंड आई उस तट पर वर्षावन, और जिधर तट छोड़ के गई सागर पर वहां पर शुष्क प्रदेश। ये ट्रेड के लिए हो गया। तो ये डेजर्ट कहाँ मिले? पश्चिम में, और वर्षावन कहाँ मिले? पूर्व में। लेकिन जहां पर 40 डिग्री से ज्यादा विस्तार है महाद्वीपों का, जैसे अगर हम यहाँ आ जाएं एशिया और इन सब क्षेत्रों में, तो 40 डिग्री तो यही खत्म हो गया। ये तो यहां जब हम जाते हैं तो 50 डिग्री। अब इन सब क्षेत्रों में आपको हमने ये जो पवनें दिखाई हैं जो चल रही है, ये कौन सी पवन चल रही है? सब जगह चलती, सागर से लेके लैंड तक, ये पछुआ पवनें हैं। तो जब पछुआ पवनें यहाँ चलेंगी तो इन भागों में सागर से होकर जाएंगी, तब तो यहाँ नमी रहेगी, और नमी रहेगी तो फॉरेस्ट रहेंगे, और जितना यूरोप से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो फॉरेस्ट अब सूखे होते जाएंगे, फिर घास रह जाएगी स्टेपी, और फिर उसके बाद कोल्ड डेजर्ट। ये चीजें हम लोगों ने आज रिकॉल कर ली। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमने आपको धाराएं पढ़ा दी, हमने आपको उस इंटरलिंक को स्थापित करने की कोशिश की है जो धाराओं और इन सबको जोड़ता है। तो पृथ्वी का घूर्णन वह कारक है जो समुद्री धाराओं और ग्रही पवन दोनों को प्रभावित करता है। क्लियर? अब अगर हम लोग अपने ये जलवायु विज्ञान के जितने खास टॉपिक थे उस पर बात करी, अब जैसे साइक्लोन है, ये सब है, वो आप लोग नेचुरल डिजास्टर में पढ़ेंगे, इनको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब इंपॉर्टेंट यूनिट जो आज से शुरू करेंगे वो हो जाएगी समुद्र विज्ञान, यानी कि ओशनोग्राफी। अब ओशनोग्राफी में इसको सही ढंग से समझने के लिए जो बात करी जाती है वो सागर की तली और आकृतियां, और उसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा बेहतर समझ सकते हैं। तो जो पहली चीज होगी वो समझेंगे ओशनिक बॉटम, और जब ओशनिक बॉटम समझ लेंगे तो ओशनिक बॉटम के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अपने आप पानी भर गया तो ओशनिक करेंट्स, यानी महासागर तली, और ये जो यूनिट शुरू हो रही है वो है समुद्र विज्ञान। और इसमें महासागर तली, और महासागर तली के बाद महासागरीय धाराएं, और धाराएं पढ़ने के बाद में हम लोग ज्वार, टाइड्स, और उसके टाइड्स या ज्वार पढ़ने के बाद कोरल्स यानी प्रवाल, इतना यहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये ओशनोग्राफी के हमारे प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द ओशनिक बॉटम, महासागर तली। ओके,